सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वितान पाठ्य पुस्तक में वितान नहीं बल्कि बेटा आरओ पाठ्य पुस्तक का अगला चैप्टर जो विदाई संभाषण है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो लेखक हैं बेटा बाल मुकुंद गुप्त, उन्होंने लॉर्ड कर्जन जो हमारे वायसराय रहे 2 बार, उनके बारे में बताया है। और विदाई संभाषण जो उनके जाने के समय जो भाषण होना चाहिए था उसकी थोड़ी सी झलक इनमें दिखाई देती है। बेटा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह शनिवार को आपका टेस्ट था, उसमें कुछ बच्चों ने जो टेस्ट दिया बहुत अच्छी रिपोर्ट रही उनकी, और कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही उसको अपने दिल से नहीं लिया और वो टेस्ट नहीं दिया। तो बेटा अगला जो टेस्ट आपका 20 तारीख को वो ज़रूर देना। और दूसरा इसके साथ साथ जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, ये बाल मुकुंद गुप्त से लिखा हुआ विदाई संभाषण है। इसमें मैं इस चैप्टर पे जाने से पहले बताना चाहूँगा, बाल मुकुंद गुप्त जो अपने ही हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में गुडियाणी गांव है, जो उसके कोसड़ी के पास में, उसमें इनका जन्म हुआ था बाल मुकुंद गुप्त का 1865 में। इनके पिता का नाम पूर्णमल था। इनके परिवार के लोग जो थे बेटा वो बक्सीराम वालों के नाम से प्रसिद्ध थे। 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह रेवाड़ी के एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी से हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो उर्दू में हुई बेटा, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी थी। पारिवारिक कारण जो रहे बेटा, उसके कारण इनकी पढ़ाई जो है 8वीं तक ही विधिवत चली, लेकिन हिंदी साहित्य में जो उन्होंने प्रमुख लेखकों में अपना नाम दर्ज कराया है वो उनकी काबिलियत को दर्शाता है। बहुत से विद्वान तो इनको भारतेंदु युग और द्रविड़ युग की कड़ी मानते हैं, इनको जोड़ने वाले कड़ी मानते हैं। ठीक है, इन्होंने अनेक संपादक, कुशल संपादक के रूप में जो दैनिक पत्र थे वे लिखे हैं बेटा, लेकिन हमारे और इनके बीच में जो संबंध रहा वो केवल 42 वर्ष तक ही रहा, क्योंकि 42 वर्ष की अल्पायु में ही 1907 में इनका देहांत हो गया था बेटा। तो ये जो रचना ली गई है बेटा, शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है ये। उनका प्रमुख एक प्रसिद्ध उनको चरम सीमा पर पहुंचाने वाला निबंध है ये, जो व्यंग्य रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, क्योंकि शिव शंभू के पास 2 गायें हैं, क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें कि 2 गायों का किस प्रकार से बिछुड़ना अंत दुखदायी था। तो यहाँ शिव शंभू के चिट्ठे के अंश से ये पाठ लिया गया है। यह जो निबंध है बेटा विदाई संभाषण आपका, ये वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे भारत के, इनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा किया गया है इस पाठ में। प्रमुख रूप से तो ये है कि विदाई संभाषण चैप्टर में जो इनके शासन में भारत की जो स्थिति हुई उसका वर्णन किया गया है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य भी हुए, नए नए आयोग भी बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था। और यहाँ के संसाधन जो थे, इस देश के संसाधन जो थे, उनके अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। यहाँ के जो संसाधन थे, ठीक है बेटा,
इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो अंग्रेज़ों को तो हमारे ऊपर थोपना, ठीक है, और यहाँ के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अंग्रेज़ों को पहुँचाना, ये उनका सर्वोपरि कार्य रहा बेटा। ठीक है, हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा था। वे एक व्यक्ति को प्रेस काउंसिल में एक नियुक्ति दिलाना चाहते थे और वो नियुक्ति न दिलाने के कारण उन्हें दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा था। परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था बेटा। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक रूप से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। जो भारतीयों की लाचारी थी उस लाचारी को बेटा लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ा गया है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के जो भयंकर रूप होता है, उनका आतताई रूप होता है, हर किसी को कष्ट देता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ठीक है, जो शासन के साथ थोड़ी बहुत कठोरता दर्शाता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है बेटा, चाहे वो सामान्य जनता हो चाहे लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में जो अनेक भाषा का प्रयोग के साथ ही उन्होंने साहसिक गद्य का नमूना भी एक पेश किया था। तो बेटा ये जो बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बताया कि उन्होंने जो साहस के साथ इस चैप्टर को आपके सामने आपके सिलेबस में जो लिखा था विदाई संभाषण, तो मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, मेरे भगवान, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अंत में आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा गया है, उसको संबोधित किया गया है माय लॉर्ड। जब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है। इस संसार में सब बातों का अंत है। अब आप इस देश से अलग होते हैं, अब आप इस देश से जा रहे हैं और ये भी सच्चाई है बेटा कि इस संसार में सब बातों का अंत होता है, अंत में समाप्त करनी ही पड़ती है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत हो गया। अंत होता चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। चिरस्थायी होते लंबे समय तक, जो वायसराय बनने की जो चाहत थी उनकी, उसकी वो कल्पना भी आज समाप्त हो जाती, क्योंकि एक ही वाक्य में उन्होंने कहा है कि इस संसार में सब बातों का अंत है। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था और न इस देश के निवासियों का। इस देश के निवासियों ने भी, इस देश के भारत के वासियों ने भी नहीं सोचा था कि जो दूसरा जो शासनकाल था बेटा केवल 1 वर्ष के भीतर ही आपको वापिस जाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। क्योंकि आप भी नहीं जानते थे कि ये आपका जो समय है वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। वायसराय जो बनकर दोबारा तो आप यहाँ आए थे। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति, अन्य शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यहाँ तीसरी शक्ति प्रयोग किया बेटा अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि यहाँ उसकी नियुक्ति किसकी बेटा, लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति वायसराय के रूप में अंग्रेजों ने यहाँ भारत के ऊपर की थी। ठीक है, और उसको इतनी जल्दी अपने देश में वापस लौटना पड़ेगा ये न उसने सोचा था और न यहाँ के निवासियों ने। इसी कारण से कहा गया है कि कोई तीसरी शक्ति है। ठीक है, और तीसरी शक्ति हम यहाँ दूसरे रूप में लें तो बेटा भगवान के रूप में भी है, क्योंकि भगवान जो है वो बेटा वो सब कुछ देखता है, न तो शासक और न ही शोषक। ठीक है, इन दोनों को वो देख रहा है। जो शोषक
जिसका शोषण हो रहा है, और जो शासन करने वाला है शोषक है, और एक शोषित है जिसका शोषण हो रहा है शोषित है, और जो कर रहा है वो शोषक है। तो तीसरी शक्ति होती है बेटा भगवान के रूप में, जिसके ऊपर न तो और उसका बस चलता है शोषक का, और न शोषित का बस चलता है। तो यहाँ भी इसको दिखाया गया है कि अंग्रेजों के रूप में जो तीसरी शक्ति विराजमान थी, उसमें ये दर्शाया गया है कि न तो उसमें लॉर्ड कर्जन का बस चल रहा था, और न ही यहाँ के भारतवासियों का, यहाँ के निवासियों का। बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है बेटा। बिछुड़ने का जो समय होता है वो बड़ा ही करुणा पैदा करने वाला, रहम, दया, करुणा, उत्पादक होता है उत्पादन करने वाला, पैदा करने वाला। बिछुड़ने का समय, किसी भी चीज़ से आप बिछुड़ते हैं बेटा तो बड़ा दुखदाई होता है। जब घर पे आप किसी भी छोटे से छोटे उदाहरण को लीजिए कि आपके घर का कोई भी, मान लो कि छोटा सदस्य आप पशु पक्षी के रूप में लीजिए, जब वह आपसे बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो आपको कितना दुख होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। लेखक स्वयं कहता है कि मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। कब? जब आपको मैं बिछुड़ते देख रहा हूँ। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। जब दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे तो यहाँ के भारतवासी उनसे किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें। उनकी इच्छा नहीं थी कि आपको दोबारा से यहाँ वायसराय बनकर भेजा जाए, लेकिन आपको भेज दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो भारतवासी खुश नहीं थे। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए थे। आप आ गए थे और इसके कारण लोगों को दुख हुआ था। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, क्योंकि आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। ये भारतवासियों की प्रत्येक की अरदास थी, वे प्रार्थना करते थे, वे मानते थे दिन रात। पर अहो, आज आपके जाने का पर हर्ष की जगह विषाद होता है। चाहते तो थे सभी, लेकिन पर आज आप जब जा रहे हैं तो हमें खुशी की जगह क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्योंकि बेटा बिछुड़ते समय, देखो पहले बताया है एक लाइन में, बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बिछुड़ने का जो समय है वो बड़ा ही करुणा पैदा करने वाला होता है। तो ये दिखाया है कि आज आपके जाने पर हर्ष की जगह हर्ष खुशी होती है और विषाद दुख होता है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। इसी प्रकार हम जान पाते हैं, क्योंकि हालांकि उससे दुखी थे सभी लोग, लेकिन फिर भी वो उनको जब जाना पड़ा तो जाते समय जो समय बताया गया है लेखक ने, वो बड़ा करुणोत्पादक होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। पावन, पवित्र, पावन, ठीक है, निर्मल, जिसमें किसी प्रकार का मेल न हो, कोमल, मुलायम होता है। बैर भाव छूट करके, बैर भाव, आपस में बैर भावना छोड़ करके शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। शांत रस उस समय विराजमान हो जाता है। ठीक है, सभी प्रकार की जो बैर भावना है, आपस में तनाव है, वो सब पीछे छूट जाते हैं और शांत रस वहाँ पर विराजमान हो जाता है। आप देखते हैं बेटा कि वही बात है कि जब किसी चीज़ की विदाई होती है बेटा, आप जब भी किसी भी प्रकार का ओकेजन करते हैं, आप देखते हैं कोई आपसे बिछुड़ना चाहता है, लंबे समय से जो जुड़ा हुआ होता है, वो जब आपके पास से जाता है तो आप कितने दुखी होते हैं। तो वही दिखाया है कि बेटा लॉर्ड कर्जन से, हालांकि लोग दुखी थे उसके कार्यशैली से, उसके काम से, लेकिन फिर भी जब वे जाने लगे तो लोगों को बड़ा दुख हो रहा था। ठीक है, माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। कौन कहता है बेटा? ये लेखक बाल मुकुंद गुप्त कहता है कि मुझे, अपने आप को गरीब ब्राह्मण बताया है कि मुझे माय लॉर्ड किसके लिए आया बेटा? लॉर्ड कर्जन के लिए। ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन का देश देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि यहाँ भी छोड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। इससे ये नहीं जानता कि यहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। यहाँ के भारतवासी जो हैं बिछुड़ते समय कितने कारुणिक
भाव अपने मन में रखते हैं वो नहीं जानते इस बारे में। पर इस देश के पशु पक्षी को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। देखना आगे आपको बताया जाएगा बेटा, एक उदाहरण देंगे, ठीक है, लेखक कि किस प्रकार से यहाँ जब पशु पक्षी भी हमसे लंबे समय से जुड़ करके अलग होते हैं तो उन्हें उदास देखा जाता है। ठीक है, और सिंपल सी बात है बेटा कि जब आप के घर में किसी भी प्रकार का, हम पशु पक्षी के लिए कोई मानव का लें, किसी भी प्रकार का जब उदाहरण लें, जब आपसे वो बिछुड़ने लगता है, अलग होने का भाव प्रकट होते हैं कि वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ करके जा रहा होता है, तो उस समय आपकी आंखों में उदासी दिखाई देती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। बताया उसने कि किस प्रकार से एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलशाली थी, एक ताकतवर थी, ठीक है, उसमें बल ज़्यादा था। वह कभी कभी अपनी सींगों की एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलशाली ताकतवर थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। उसमें बताया कि 2 गायों में एक तो कमजोर थी बेटा, दूसरी ताकतवर थी। जो ताकतवर गाय थी वो कमजोर गाय को सींगों से कभी कभी टक्कर मारकर गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, ठीक है, ब्राह्मण को दे दी गई। उसका जो पुरोहित होता है, ठीक है, उसका जो ब्राह्मण में जिमाने के बाद, उसको खाना खिलाने के बाद, ठीक है, उसको दे दी गई थी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। जो कमजोर गाय थी उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि वह टक्कर मारती थी इसलिए, ठीक है। टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई जो ताकतवर थी, और दुर्बल गाय है उसके चले जाने से खुश नहीं हुई। वर्षों उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। इस प्रकार से उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया बेटा। हालांकि वो उसको मारती थी, टक्कर मारती थी, वह दुखी थी जब वह उसके साथ रहती थी। लेकिन जब वह उससे अलग हो गई थी, वह गाय टक्कर मारने के वाली जब पुरोहित को दे दी गई थी, तो जो कमजोर गाय थी उसने भूख प्यास छोड़ दी थी बेटा। भूखी प्यासी खड़ी रही, चारा तक नहीं छुआ। तो माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय यह दशा होती है, भारतवासियों के बारे में कहा गया है कि यहाँ जब पशुओं में बिछुड़ते समय इतनी उनकी ये दशा हो जाती है दुखी होने की, तो वहाँ मनुष्यों की कैसा दशा हो सकती है इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बालमुकुंद गुप्त कहते हैं कि भाई मैं आपके देश के बारे में तो नहीं जानता, वहाँ के लोगों का हाव भाव क्या है, लेकिन हमारे भारतवासी तो जब पशु पक्षी भी बिछुड़ते हैं तो बेटा आपस में उन्हें भी बड़ा दुख होता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है बेटा शिव शंभू की 2 गायों का, जो ताकतवर गाय के चले जाने के बाद भी कमजोर गाय जो उसको सींगों से मारती थी, हालांकि वो दुखी रहती थी, उसको वो मारती थी तब, लेकिन जब वो उससे अलग हो जाती है तो उसको खाना पीना भी उसका छूट जाता है। तो इस प्रकार से पशुओं के भी छूटते समय जब यहाँ के यहाँ की दशा हो जाती है उनकी पशुओं की, तो मनुष्यों की तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से उसने बताया कि जब आप जा रहे हैं तो आपसे जब भी छुड़ना होगा तो हमारे लोगों की क्या दशा हो रही है। आगे है बेटा, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इस देश में जो प्रमुख जो शासक आए हैं, अंत में उनको जाना पड़ा है। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं, अर्थात जो यहाँ आया है उसको जाना होगा, ये एक परंपरा है बेटा। लेकिन ये बताया कि आपको भी जाना है, ये कुछ परंपरा से अलग नहीं है। फिर भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। फिर भी आपका जो शासनकाल रहा बेटा, उसका नाटक घोर दुखांत, उस दुखांत होता है बेटा दुख का अंत, ठीक है। जो नाटक का अंत है वो आपका दुखांत है बेटा, दुख से भरा हुआ है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा।
यहाँ दर्शक तो क्या, दर्शक दिया बेटा भारतवासियों को। भारतवासी तो क्या जाने इस बात को। स्वयं सूत्रधार, सूत्रधार कौन बेटा, जो उस नाटक को खेलने वाले थे, लाड कर्जन, ठीक है, जो उसके प्रमुख थे, जो उस नाटक का प्रमुख पात्र था, नायक था, उसने तो वो नाटक जो खेला बेटा वो सुख मान करके उसको सुख का अंत, कि उसको अंत में सुख प्राप्त होगा, लेकिन वह दुखांत हो गया, दुख देने वाला बन गया। जिसके आदि में सुख था, आदि माने शुरुआत में, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। अर्थात आरंभ में जब आप आए, शुरुआत में जब आए थे तो बड़ा सुखमय जीवन बीता था लोगों का, मध्य में कुछ और भी ज़्यादा सुख दिया, लेकिन अंत में जो दुख के साथ उसका अंत हुआ वो वास्तव में ही घोर दुख का प्रतीक था। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ। घमंडी कहा है किसको, लाड कर्जन को, और उसको संज्ञा दी गई है खिलाड़ी की। खिलाड़ी, घमंडी खिलाड़ी होता है वो ये सोचता है कि वह दूसरों को लीला दिखा रहा है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। अर्थात पर्दे के पीछे कौन बेटा, कौन है, जो अंग्रेज हैं, ठीक है। अंग्रेज लोगों ने जो उसके पर्दे के पीछे उस खिलाड़ी की करतूत देखी, तब उसे ये पता नहीं था कि एक और लीला में की लीला हो रही है, लीला करने वाले की लीला हो रही है, ठीक है, लीला करने वाला, ठीक है। एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपने नाटक को सुखांत समझकर हमारे भारतवासियों के साथ खेलना चाहा, लेकिन उसका अंत जो हो दुखांत रहा बेटा, वो जो है उसका घोर नाटक का दुखांत रहा। तो इस प्रकार से कहा है कि घमंडी खिलाड़ी का उदाहरण दिया है कि आप इतने घमंडी हो गए थे, इतना घमंड हो गया था आप में कि आप को ये सोचना था कि मैं दूसरों को लीला दिखा रहा हूँ, दूसरों को कष्ट दे रहा हूँ, दूसरों को पीड़ा पहुँचा रहा हूँ, और लेकिन आपको ये नहीं पता था कि उसके पीछे जो लीला में जो लीला करने वाला है बेटा, आपकी लीला को देखने वाले लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, यह खबर आपको नहीं थी बेटा। तो यहाँ तक आपने बेटा चैप्टर पढ़ा। इस के आधार पे आपको प्रश्न नोट करने हैं बेटा, छोटे प्रश्न आप नोट करें, रफ कॉपी में तैयार कर लें इनको। पहला प्रश्न है बेटा, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक की किस कृति में संकलित है। प्रस्तुत पाठ है वो लेखक की किस कृति से लिया गया है या संकलित है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी। बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है, इनके जीवन परिचय से आपको ये मिल जाएगा बेटा। तो ये किस समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। क्या मृगनयनी रचना गुप्त जी की है। क्या मृगनयनी जो रचना है वो गुप्त जी की है। बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्रकार थे। बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने यह विदाई संभाषण लेख किस अंग्रेजी शासक की विदाई के समय लिखा था। लेखक ने यह विदाई संभाषण लेख किस अंग्रेजी शासक की विदाई के समय लिखा था। अगला प्रश्न है, लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है। तीसरी शक्ति किसे कहा है। मैंने एक बार बताया भी था बेटा कि किस प्रकार से एक तीसरी शक्ति भी है जो उसको देख रही है, और वो शक्ति जो होती है वो कहती है कि आपके और निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति है, तो वो तीसरी शक्ति कौन सी है वो बतानी है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न आपको नोट करने हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।